Hello students, Om Shanti. Now I am going to discuss the expression for first order of reaction. पार्ट 5 में फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड जीरो ऑर्डर समझाया था, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर आ जाने के चलते उसमें नहीं आया पूरा, तो मैं फिर वहीं से बता रहा हूँ। जो फिफ्थ पार्ट केमिकल काइनेटिक्स में जहाँ से एंड हुआ है वहीं से मैं बताने जा रहा हूँ। तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो डेरिवेशन है वहाँ तक हो गया है। तो जीरो ऑर्डर का रिलेशन में आपका जो आया था, जब हम लोग इंटीग्रेशन पार्ट को जब हम कंप्लीट किए थे तो वहाँ ये रिलेशन आया था, x इक्वल आपका के टी आया था। इसको यदि हम दोनों इक्वल टर्म है तो यदि हम यहाँ पर a में हम सब्सट्रेट कर दें इसको, तो इधर भी आपको करना होगा ताकि दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। तो आपको a माइनस एक्स आपको dt टाइम इंटरवल में जो कंसंट्रेशन वो था, तो ये आपका लिख सकते हैं कंसंट्रेशन रिएक्टेंट जो है दैट इज इन t टाइम में था, और ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपका इनिशियल है, यानी आपका जीरो पीरियड में आपका ले सकते हैं इसको r नोट करके और माइनस के टी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप इसको इधर से आप लिख सकते हैं, ये इसको इधर ले जाइए, उसको उधर ले जाइए, तो आपका ये रिलेशन क्या आया, के टी इक्वल्स ये r मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, इन अदर वर्ड्स यू कैन से, और इसको आप ले सकते हैं आर टी यानी टी टाइम में जो कंसंट्रेशन है। तो आपको के इधर से आप कर दीजिए, इसको इधर टी इक्वल में एक्सप्रेशन आ गया, टी रिक्वायर्ड टाइम बाय आपका के हो गया। तो वर्ड में लिखना चाहते हैं तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन लिख दीजिए, माइनस ये टी टाइम में कंसंट्रेशन मतलब फाइनल कंसंट्रेशन बोल सकते हैं उसको, फाइनल कंसंट्रेशन बाय के लिख सकते हैं आप। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैं यहाँ तक बताया था पार्ट 5 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स का, तो यहाँ से हम फिर शुरू करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक टर्म आता है हाफ लाइफ पीरियड, यदि इसको आप अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी शो करेंगे समझाने के लिए। तो यहाँ आपको कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में आपको पता है स्ट्रेट लाइन के लिए रिलेशन क्या होता है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, यानी कोई भी एक्सप्रेशन में ये टर्म आएगा, y वेरिएबल है, x वेरिएबल है, c कांस्टेंट है, m जो है टेन थीटा या ग्रेडियंट बोल सकते हैं, उसको स्लोप भी बोलते हैं। तो इस फॉर्मेट में जहाँ आएगा जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा वो, तो इसको भी ध्यान में रखना है, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगा। एनीवे पहले हम लोग एक चीज़ यहाँ पर और एक डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हाफ लाइफ पीरियड यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर में भी आएगा और ये जीरो ऑर्डर में भी, सेकेंड ऑर्डर थर्ड अकॉर्डिंगली हम लोग कंसिडर करते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो ये नाम से ही पता है हाफ लाइफ मतलब समय उसका रिएक्शन का आधा लाइफ बीत गया है, मतलब द इनिशियल अमाउंट जो भी आप लिए हैं उसका रिड्यूस होकर हाफ में बच गया, तो उतना तक का पीरियड को हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे। तो सिंपल डेफिनेशन इसका बनेगा हाफ लाइफ पीरियड का, इट इज रिक्वायर्ड पीरियड अप टू विच इनिशियल अमाउंट रिड्यूस बाय हाफ। जो आपका इनिशियल अमाउंट लिए हैं उसको रिएक्शन के दरमियान में यदि जितना हाफ होने में जो समय लगा उसके लिए हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे। तो फिर से सुन लीजिए, इट इज रिक्वायर्ड पीरियड अप टू विच इनिशियल अमाउंट रिड्यूस बाय हाफ इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड को हम लोग टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। 2/3 लाइफ भी हो सकता है, कम्पसन वगैरह में 1/3 लाइफ 2/3 लाइफ आएगा। ऐसे आपको बोर्ड में आपका 12th स्टैंडर्ड में आपका हाफ लाइफ पीरियड ही चलता है, और आगे भी एवरेज लाइफ भी बताएंगे। तो हाफ लाइफ पीरियड का डेफिनेशन समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब टी जो टाइम है यहाँ आपका, वो यदि आपका ये टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स जो आपका ये कंसंट्रेशन था आपका टी टाइम में,
वो आपका कितने के बराबर हो जाएगा, वो आर नोट जो इनिशियल है उसका हाफ हो जाएगा, होगा क्लियर। तो आप यहां वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसमें रखना चाहते हैं कि टी के जगह में टी हाफ लिख दीजिए और आर नोट ये तो है ही, फिर माइनस आर टी के जगह हम क्या लिखेंगे, इनिशियल का हाफ। तो ये कितना हो गया, 2r में आर गया तो आर नोट बाय 2 हो गया। यानी आपका टी हाफ का रिलेशन आया आर नोट एंड 2k फॉर हाफ लाइफ पीरियड का ये एक्सप्रेशन हुआ फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो अभी ग्राफिकली समझना है कि जैसे आपका ग्राफ में भी अभी हम समझाएंगे ग्रेडियंट क्या है। अभी इस बार भी क्वेश्चन इससे आया था, अभी इस बार जो क्वेश्चन आया उसको भी डिस्कस कर दूंगा। तो पहले तो अभी आपको हम यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाएंगे। तो इसको आप ऐसे इसको लीजिए, ये आपका वेरिएबल टर्म है, इसी को ले लीजिए आर टी या आर नोट, इसको इधर ले लीजिए या इधर जो भी लीजिएगा, जहाँ से भी लीजिएगा आपको मतलब इस फॉर्मेट में दिखाना है। तो आपको प्लस में दिखाना है तो आपका ये आप ले लीजिए आर टी, ये रहने दीजिए इसको ऐसे। यहाँ पर इसको टी टाइम में जो कंसंट्रेशन है इसको वाई मान लीजिए, और ये तो आपको इनिशियल आपको फिक्स होता है उसको सी के रूप में ले लीजिए, और ये माइनस के और टी यहाँ पर वेरिएबल टर्म है एक्स के रूप में, वहाँ जो लेते हैं एक्स, और एम ग्रेडियंट एम एक्स के रूप में देखिए, या प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस के रूप में ले लीजिए। तो देखिए आपको मैच कराइए y इक्वल एम एक्स प्लस सी, तो ये y हो गया और ये एम एक्स हो गया और c हो गया। तो यहाँ पर ग्रेडियंट क्या दिखा रहा है, m। जब इसको इक्वेट करेंगे ग्रेडियंट को, m को, या टेन थीटा भी बोलते हैं, टेन थीटा को हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, आपको सेकेंड पार्ट में इसको समझाया होगा स्लोप। तो यहाँ भी अभी आ रहा है। तो अभी हम लोग का पहला जो काम था कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो पार्ट 5 में हम डिराइव कर चुके थे। अभी हम थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आगे समझाना है कुछ, इसलिए इसको हम इस फॉर्म में लिए हम। तो अभी यहाँ दो चीज़ बताएं, एक तो आपका जो फाइनल जो रिलेशन है या एक्सप्रेशन है फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और दूसरा जो आपका है हाफ लाइफ पीरियड का जो रिलेशन है टी हाफ इक्वल आर नॉट बाय 2k। आर नॉट मतलब क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन, आर रिएक्टेंट को इंडिकेट कर रहे हैं, और जीरो मतलब वो इनिशियल केस में है। तो चलते हैं अभी हम लोग, फिर हम लोग ग्राफ हम लोग थोड़ा सा प्लॉट करते हैं। तो एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, कोई भी रिएक्शन हो, जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में उसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है, विथ इंक्रीज टाइम उसका अमाउंट घटना शुरू हो जाता है, यानी उसका कंसंट्रेशन घटता है। लेकिन उसी मोमेंट में जब प्रोडक्ट साइड में जाएंगे तो प्रोडक्ट में इनिशियली जीरो होता है कंसंट्रेशन, लेकिन समय के साथ उसका नंबर ऑफ मोल बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो प्रोडक्ट के केस में क्या होता है कि कंसंट्रेशन बढ़ता है विथ इंक्रीज टाइम, और रिएक्टेंट में क्या होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीजेज विथ टाइम। ये दो चीज ध्यान में रखेंगे। तो अभी हम लोग ग्राफ मान लीजिए यहाँ पर हम प्लॉट कर रहे हैं, एक ग्राफ ले लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ले लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये एक्सिस हो गया, और इधर हम लोग टाइम ले लेते हैं। तो अभी जस्ट बताया कि जैसे जैसे टाइम पड़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस सब्सटेंस है उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो उसका स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट जीरो था, तो आपका ग्राफ यहाँ से लेगा, इधर जैसे कुछ समय आया तो यहाँ कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा, तो ये एक ऐसा लाइन खींचाएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा। इसीलिए यहाँ पर रिलेशन हम बता रहे थे y इक्वल एम एक्स प्लस सी, जहाँ इस फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर अभी हम दिखाए हैं कि ये जो रिलेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन को, वो आपको सेट कर रहा है y इक्वल एम एक्स प्लस सी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ये,
तो इस तरह का जहाँ भी इक्वेशन आएगा तो उसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। एनीवे ये थीटा एंगल बनाया, तो यहाँ इस स्लोप जानना चाहते हैं इस ग्राफ में स्लोप में क्या आएगा। तो स्लोप यहाँ से आप लेंगे प्रोडक्ट में, चूंकि वो विथ इंक्रीज टाइम जो आता है कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो यहाँ हम पॉजिटिव साइन देंगे। यहाँ पर है ना mx आप रिलेट कर रहे थे यहाँ, इसको देखिए ये रिलेशन है आपका जीरो ऑर्डर का के टी। तो आप यहाँ पर देखिए ये mx हो गया, ये तो c हो गया और यहाँ पर mx आ गया। तो mx ये सॉरी ये y टर्म में ले लीजिए, दोनों तरफ आ गया। एक मिनट, वहाँ पर आपका आया था आर टी टाइम में आर नॉट और माइनस आया था आपका के टी। ठीक है, इसको y लिया, इसको हम mx, ये वेरिएबल टर्म t है और ये t टाइम में कंसंट्रेशन है, ये तो फिक्स होता है इनिशियल, आपको स्टार्टिंग में वो फिक्स वैल्यू है, तो ये इसको c ले सकते हैं। तो हमारा ये फुलफिल कर रहा है y इक्वल mx प्लस सी। तो स्लोप यहाँ प्रोडक्ट के केस में आप जो लेंगे तो यहाँ पर k लिखेंगे, इसको इक्वेट करेंगे ना यहाँ से। तो चूंकि हम यहाँ पर पॉजिटिव क्यों लिए, इसलिए लिए कि चूंकि प्रोडक्ट के केस में विथ इंक्रीज टाइम द कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, इसलिए वहाँ जो ग्रेडियंट आया टेन थीटा, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं आप, टेन थीटा भी बोलते हैं, स्लोप भी बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग पॉजिटिव साइन लिए। लेकिन इसी में आपका यदि ग्राफ यदि आप प्लॉट करते हैं टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तब उसका कैसे ग्राफ आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये टाइम आ गया, तो आपका रिएक्टेंट का कुछ कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एक ग्राफ हम लोग लेंगे, जैसे समय बढ़ेगा तो ये घटता जाएगा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का बढ़ता जाता था समय के साथ, यहाँ बढ़ा यहाँ बढ़ा, लेकिन इसमें आपको घटता जाएगा, तो इसका लाइन रेगुलर डिक्रीज ऐसे आएगा। ठीक है, ये ग्राफ हुआ। तो अब इसमें से आपको यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ले लेंगे, स्टार्टिंग में था, उसके बाद ये टी टाइम में आया। तो अब इसमें स्लोप आपसे पूछा जाएगा, स्लोप क्या आएगा, तो चूंकि वही आएगा लेकिन साइन आपको क्या करेंगे, माइनस के लिखेंगे। रिएक्टेंट के केस में आपका माइनस के लिखेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें दूसरा ग्राफ हम लेते हैं, जैसे हाफ लाइफ पीरियड या रेट जो है आपका, कोई भी आपको बोले थे कि जीरो ऑर्डर में द रेट ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंड अपॉन इट्स कंसंट्रेशन, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इज द कंसंट्रेशन टर्म। चूंकि वो उसका रेट आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम लोग पावर जीरो रेज करते हैं। तो अभी हमको मान लो ग्राफ प्लॉट करना है, इधर हम लोग रेट ले लेते हैं का एक्सिस और इधर हम लोग कंसंट्रेशन लेते हैं। चाहे जो भी कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, उसके रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेशन पे उसका रेट डिपेंड ही नहीं करता। इसलिए इसका ग्राफ हम लोग कांस्टेंट, जैसे कोई भी टाइम कंसंट्रेशन में जाएंगे, इसका कोई भी कंसंट्रेशन में उसका रेट वही होगा और इस तरह से लाइन आपका आएगा। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ है। और सपोज मान लीजिए आपका अभी यहाँ रिलेशन आपका आया, थोड़ा देर के लिए अभी जो आया, फिर से हम एक बार जीरो ऑर्डर का लिखता हूं, आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टी टाइम इक्वल आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन इनिशियल स्टेज और माइनस आपका यहाँ पर क्या था, के टी था। ठीक है, अब सपोज कभी कभी एंड होगा, चूंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, सारा का सारा अमाउंट खत्म हो गया। एक चीज यहाँ नोट करेंगे, सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में रिएक्शन एंड होता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में आपका रिएक्शन कभी एंड नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या होता है, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। तो ये कभी कट होगा ही नहीं, जीरो होगा ही नहीं। तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ई टू द पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल रिलेशन है अलजेब्रा में। ई टू द पावर एक्स इक्वल क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल 3, इस तरह बढ़ते जाएगा।
तो ये वैल्यू डिनोमिनेटर बहुत बढ़ता जाएगा। अब वो वैल्यू जो भी होगा जीरो तो नहीं आएगा, बहुत लिस्ट से लिस्ट वैल्यू भले आ जाएगा 0.00 समथिंग, बट जीरो नहीं होगा। दैट मीन्स यू कैन सी द इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रिएक्शन नेवर स्टॉप, कभी एंड नहीं होता है, कंप्लीट होगा ही नहीं। In fact, after certain time interval, the concentration becomes so least, the rate of reaction is very slow, and it seems to me the reaction is stop. कोई वहाँ disturbance नहीं नज़र आने लगेगा, तो तुमको मालूम पड़ेगा कि ये रिएक्शन स्टॉप हो गया, लेकिन रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होता। ये जीरो ऑर्डर का बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर में, चूंकि उसमें ये डिक्रीज हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है, ये आपका रेगुलर डिक्रीज है, दोनों में फर्क है। और वो उसका रेट तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इसका कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अभी हम इसको डिराइव करेंगे भी फर्स्ट ऑर्डर का। एनीवे, चूंकि इससे हमको कंपेयर करना है थोड़ा सा, तो ये तो एक बात यहाँ ध्यान रखना है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो मान लीजिए आपका जब आर नोट आपका जीरो हो गया, माने जो स्टार्टिंग में लिए थे, तो हम लोग टाइम जो ले लेते हैं टी इक्वल हम लोग लेते हैं जो टेंड करेगा वो टी कंप्लीट, माने रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ओवर हो गया, अब कोई अमाउंट नहीं बचा है। तब आपको क्या लेना होगा, आर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो आपका जीरो हो जाएगा। तो आप वैल्यू आप यहाँ से पुट कीजिए इसमें, तो आपको एक रिलेशन मिलेगा जब कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आर टी जो है आपका जो भी कंसंट्रेशन आपका टी टाइम में, तो वो तो टी टाइम में तो कंसंट्रेशन रहेगा नहीं टी, तो इसमें जीरो लेना होगा, ये टी टाइम इक्वल जीरो लेना होगा। तो ये आपको जीरो ले लीजिए यहाँ से, और इक्वल आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन में रखेंगे, और के और यहाँ टी आप लेंगे कंप्लीट, यानी कंप्लीट रिएक्शन हो गया, यानी के और टी कंप्लीट इक्वल क्या हो गया, आर नॉट, ये माइनस इधर आ गया प्लस, तो आपको टी कंप्लीट इसको लिख सकते हैं, टी कंप्लीट माने रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं आर नॉट बाय के, यानी फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका रेट कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, तो उतना समय में उसका कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन। तो ये भी एक रिलेशन है, आपका ऑब्जेक्टिव में काम आएगा कम्पशन वगैरह में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। टी कंप्लीट यानी आर नॉट मतलब क्या, कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। तो एनीवे यहाँ आपका एक ग्राफ मिला आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम, तब उसका स्लोप के आया। जब रिएक्टेंट का रेट कंसंट्रेशन लेंगे आपका एक्सिस टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करेंगे, तब वहाँ स्लोप माइनस के लिखना होगा, और यदि रेट और कंसंट्रेशन के बीच में होगा तो इस तरह से आएगा। अब ये हाफ लाइफ पीरियड का भी आया था, तो अभी हम लोग ले लेते हैं इसका रेट कंप्लीट, कहीं ले लीजिए, इसमें रेट ऑफ आर रिएक्टेंट और ये टाइम ले लेंगे। तो चूंकि इसका रेट तो आपका फिक्स कांस्टेंट रहता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जब कंप्लीट हो जाएगा तो कभी कभी एंड हो जाएगा, तो उसका ग्राफ ऐसे आपका प्लॉट होगा। ये रेट ऑफ रिएक्टेंट है, आपका कंसंट्रेशन आपका ऐसे रेट आपका कांस्टेंट बना रहा है, एक समय आएगा और एक समय आने के बाद वो एंड हो जाएगा, यानी कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सीधे ले आया। तो ये भी एक ग्राफ हुआ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अब हम लोग आते हैं, हम लोग हाफ लाइफ पीरियड का रिलेशन यहाँ पर हम लोग लेते हैं एक तो इतना ग्राफ दिमाग में आ गया। अब हम लोग हाफ लाइफ पीरियड एंड कंसंट्रेशन के बीच में लेंगे। क्यों हम लोग लेंगे हाफ लाइफ पीरियड और कंसंट्रेशन, तो अभी आपका रिलेशन आया था ना, टी हाफ बराबर क्या आया था, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2k था, यानी हाफ लाइफ पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका कंसंट्रेशन का होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे के है 2k, तो आपका ये वेरिएबल टर्म हुआ हाफ लाइफ पीरियड, और यहाँ पर ये भी ले सकते हैं। तो ये इसमें y इक्वल क्या हो गया, mx प्लस c, यहाँ c आपका जीरो है, तो ये m से आप ये रिप्रेजेंट कर दीजिए, तब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ ग्राफ प्लॉट जब करेंगे
टी हाफ का लीजिए और इधर इनिशियल कंसंट्रेशन ले लीजिए, जो भी लेंगे। मान लो इतना इनिशियल कंसंट्रेशन, उसके हिसाब से यहाँ पर आपका आएगा कुछ हाफ लाइफ पीरियड। मान लो अमाउंट बढ़ा दिया, हाफ लाइफ बढ़ जाएगा इसका, फिर ऐसे किया, तो इस तरह से आपका ग्राफ प्लॉट होगा आपका। और ये थीटा एंगल यहाँ दिखा दीजिए। तो जीरो ऑर्डर का ही ये भी ग्राफ हुआ हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच। लेकिन हाफ लाइफ पीरियड के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये देखिए y इक्वल एम एक्स प्लस सी में m यहाँ पर आ गया R0/2k आ गया। तब यहाँ स्लोप कितना आ जाएगा, तो इक्वेट करेंगे m, तो ये तो आपका कंसर्न वेरिएबल टर्म आ गया ना। बढ़ा दो अमाउंट इनिशियल या घटा दो जो भी है, तो ये आपका कांस्टेंट m के जगह में यहाँ पर ले सकते हो 1/2k इंटू R इनिशियल का। तो ये आ गया m और ये वेरिएबल टर्म हो गया x। तो स्लोप यहाँ पर क्या लिखाएगा 1/2k। तो अभी आपको लगता होगा कि इतने ग्राफ बताया, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगा कब किस ग्राफ से क्या पूछेगा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और आजकल देखते हैं एक आध क्वेश्चन आपको ग्राफ से रिलेटेड आ जा रहा है, इसलिए इसको ग्राफ पर भी ध्यान देना है। जीरो ऑर्डर का फिर फर्स्ट ऑर्डर का भी इसी तरह डिस्कस करेंगे किस किस तरह का ग्राफ आता है। तो जैसे अभी हम आपको अभी इस बार जो क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया है, आप उसको फिर से अभी हम दिखा देते हैं कैसे आया है, उसको सॉल्व करने में आपको आसानी होगा। अब यदि जानकारी रहेगा तो आएगा, नहीं आने से फिर वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। ये आपका इस साल का क्वेश्चन है, उसमें से केमिकल काइनेटिक्स का 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन क्या है, सो उसको देखो। यहाँ आप पढ़ के बता रहे हैं वीसा प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ आर एंड टाइम फॉर रिएक्शन। ये आर दे के आपका प्रोडक्ट बना दिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए ग्राफ प्लॉट करके दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये इस तरह से यहां दिखाया है। ये R0 लिया है और इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इधर आपका टाइम लिया है। अब क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरा है व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन इंडिकेटेड। और तीसरा क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो आप देखिए ये ग्राफ में देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में है। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है कंसंट्रेशन घट रहा है, तो ये घटने वाला कौन सा है, रेगुलर डिक्रीज है। फर्स्ट ऑर्डर का रहता है तो उसमें एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है। उसका ग्राफ जब प्लॉट करेगा तो उसका इस तरह से आएगा, तो पहचान हो जाता है ये जीरो ऑर्डर में आ गया। तो ये जो प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, तो उसमें सिर्फ लिखना था जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए 1 मार्क्स का 3 मार्क्स का है, तो ये भी 1 मार्क्स का है। बस कितना लिखना था, जीरो देखना था और जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना था। फिर देखिए नेक्स्ट व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन इंडिकेटेड। तो अभी हम बताएं इसमें, जैसे अभी हाफ लाइफ पीरियड रहता तो वहां पर क्या लिखता तुम 1/k लिखता, स्लोप इक्वल हाफ लाइफ पीरियड के साथ यदि ग्राफ रहता तो उसका ग्राफ ऐसे आता, बढ़ता है कंसंट्रेशन के साथ उसका। लेकिन यहां पर आपको स्टार्टिंग वाला ग्राफ में ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट के केस में आपको इस तरह से बताया था, ये बढ़ रहा था टाइम के साथ, लेकिन रिएक्टेंट का घट रहा है। तो ये रिएक्टेंट के केस में है। तो प्रोडक्ट में जब विथ इंक्रीज टाइम प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल या कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ता है, इसलिए वहां स्लोप यदि उसका पूछता प्रोडक्ट का तो वहां पर स्लोप क्या लिखता k। लेकिन ये चूंकि रिएक्टेंट का है तो यहां पर स्लोप क्या लिखना है -k। देखिए
अब कोई के लिख दिया तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट के लिए है, यहाँ पर रिएक्टेंट है, तो इसका स्लोप माइनस के आएगा। और व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, देखो पिछले क्लास में भी बताया था कि यूनिट वगैरह पूछता रहता है रेट कांस्टेंट का। तो आपको एक चीज ध्यान देना है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसा है कि जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, दैट इज मोल पर लीटर पर टाइम, और उसी का के का भी यूनिट वही होता है। तो जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन का सेम यूनिट होता है। तो ये आपको ध्यान देने का नोटेबल पॉइंट हो गया। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में अलग होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम नहीं आएगा, सिर्फ जीरो ऑर्डर में सेम आ जाता है, रेट कांस्टेंट का भी यूनिट वही होता है, ये आता है। जैसे चूंकि आप तो वहाँ लिखे थे ना, स्टार्टिंग में डेरिवेशन जब कर रहे थे dx बाई dt इक्वल क्या लिखा था, k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन इन टी टाइम, तो यहाँ a माइनस एक्स और पावर जीरो कर दिया था। तो पावर जीरो कर दिया मतलब क्या, 1 हो गया ये, तो k बराबर dx बाई dt, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसका जो यूनिट होगा सो k का यूनिट होगा। तो रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन का सेम यूनिट होता है इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए ये इस बार का क्वेश्चन आया हुआ है, तो बोर्ड एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रहता है, आपको इसी तरह से 1 मार्क्स का रहेगा। न्यूमेरिकल जैसे दे दिया तो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा। तो अभी आपका इस पैटर्न का एक क्वेश्चन भी मालूम हो गया, ग्राफ जैसे बहुत लोग इग्नोर करता है, इस ख्याल से मैंने यहाँ पर डिस्कस किया कि ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता रहता है। तो अब हम चलते हैं एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके बाद हम लोग उसका न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम अभी फर्स्ट ऑर्डर तक उसमें पार्ट 5 में हम कर रहे थे, लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ एरर आ जाने के चलते वो पूरा नहीं आया, उतना ही आया, तो हमको दोबारा इसको करना पड़ रहा है। एनीवे, तो चलते हैं हम लोग कि क्वेश्चन आएगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान दीजिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर के बजाय हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन ज़्यादा पूछता रहता है। तो आपको स्टार्टिंग में नहीं जाना है, सीधे आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन लिखना है, वहाँ से आपको डिराइव करना है। लेकिन चूंकि फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन कैसे आया उसको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। लेट अस टेक, यहाँ पर हेडिंग में लिख दीजिएगा एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो लेट अस टेक a general first order of reaction। तो चलते हम लोग ए लिए, अब ये प्रोडक्ट हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन आपका मान लीजिए ए ले लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन इन dt टाइम इंटरवल में ये a माइनस एक्स हो गया। तो स्टार्टिंग में ये था, प्रोडक्ट कुछ बना नहीं था, जीरो हो गया, लेकिन dt टाइम में मान लो x मोल कंज्यूम हुआ तो ये x मोल बनेगा। तो अब चलिए आपको रेट लॉ के अकॉर्डिंग टू रेट लॉ लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। जैसे आपको जीरो ऑर्डर का किया है वैसे तो करना है, वैसे आप सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का भी बना सकते हैं, आइडिया यदि मिल जाएगा तो बस सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि जीरो ऑर्डर ले रहा है तो आपका वहाँ रेट लॉ कैसे लिखेंगे। अभी हमको रेट लॉ हमको फर्स्ट ऑर्डर का लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे dx बाय dt इक्वल, यहाँ पर क्या लिखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन, यहाँ पर क्या है dt टाइम में a माइनस एक्स, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आ गया, और यहाँ पर a माइनस एक्स टू दी पावर 1 हो गया। वहाँ पर जीरो लिया था तो यहाँ पर 1 लेगा। अभी मान लो सेकेंड ऑर्डर रहता तो यहाँ 2 लेता। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यदि ऐसे तो सिलेबस में नहीं है सेकेंड ऑर्डर का, तो सेकेंड ऑर्डर में 2 तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। एक ऐसा रिएक्शन जो रिएक्टेंट एक ही है लेकिन 2 मोल का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तब तो वहाँ पर पावर वहाँ तो ऐसे लिखेगा इसी फॉर्म में, यहाँ पर 1 के जगह हम 2 लिख देगा। लेकिन कुछ ऐसा भी होगा, 2 डिफरेंट रिएक्टेंट होगा और 1 मोल का कंसंट्रेशन चेंज होगा, तब तो वहाँ पर इसका मान लो ए मान लेगा, इसका बी मान लेगा, तब वहाँ पर रिलेशन अलग आ जाएगा। फिर ये dt टाइम में a माइनस एक्स और ये b माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ जब आप dx बाई dt लिखेंगे तब वहाँ पर k और ये आ जाएगा a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। तो ये थोड़ा सा
इंटीग्रेशन जब करेंगे तो थोड़ा सा टफ होता है इसका इंटीग्रेशन। इस फॉर्मेट में लेंगे, इस फॉर्मेट वाला इक्वेशन में जब लेंगे तो वहाँ लिखेंगे dx बाई डी टी इक्वल के और a माइनस एक्स टू दी पावर 2 लिखेंगे। यहाँ 1 है, वहाँ 2 लिखेंगे। उसको भी उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, यहाँ भी बढ़ेंगे। तो एक आइडिया के लिए हम बताएं कि आप सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर को भी इसी तरह से आप एक्सप्रेशन, ये सब ग्रेजुएशन लेवल में होगा सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का। अभी आपको 12th में आपको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पे ध्यान देना है। एनीवे तो dx बाई डी टी के हो गया, ये वेरिएबल टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है, तो वेरिएबल वाला को एक तरफ कर देंगे dx बाय a माइनस एक्स और ये हो गया k dt। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। पहले बोले थे कि जब छोटे रूप में देखना है तो डिफरेंशियल, बड़े फॉर्म में करना है तो इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग इट, ऑन इंटीग्रेटिंग इट, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं अब हम लोग। तो यहाँ आ गया dx बाय a माइनस एक्स इक्वल के डी टी। कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, पहले हम बताए थे यदि dx बाय एक्स होगा इंटीग्रेशन तो हम लोग log x लिखते हैं। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन में जो कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये डिवाइड करना पड़ता है। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। तो इसको a माइनस एक्स को ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस a माइनस, यहाँ 1 है, कुछ नहीं मतलब वेरिएबल के आगे 1 है तो इसको लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पर कोफिशिएंट इसका -1 आ रहा है, तो इसलिए जब इसको इंटीग्रेट करेगा तो ln a माइनस एक्स और यहाँ साइन -1 आ जाएगा इक्वल के और t, और आफ्टर इंटीग्रेशन हम लोग एक कांस्टेंट टर्म देते हैं c। तो आपका ये इक्वेशन नंबर 1 रखिए। यहाँ भी एक क्वेश्चन उठा सकता है कि हम लोग लॉग के रूप में नहीं लिया, इसको नेचुरल लॉग के रूप में लिया। पहले क्लास में आपको बताया है कि लॉग दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं, नेचुरल लॉग, उसको नेपच्यूनियन लॉगरिथम भी बोलते हैं, और एक कॉमन लॉग। तो कॉमन लॉग जब बोलते हैं तो उसको हम लोग ये बेस 10 होता है और नेचुरल लॉग में बेस e होता है, यही दोनों में फ़र्क है। अब क्वेश्चन उठाए कि हम क्यों यहाँ नेचुरल लॉग लिए, कॉमन लॉग लेके क्यों नहीं हम किए। हम यहाँ लिख सकते थे माइनस लॉग a माइनस एक्स, गलत नहीं है, इसका सॉल्यूशन ये गलत नहीं है, लेकिन इसको नहीं लिख के इसको लिखें। इसके रीज़न ये हुआ कि अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि फर्स्ट ऑर्डर में जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है, इस तरह से। ये हुआ रेगुलर डिक्रीज और ये हुआ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। तो चूंकि यहाँ इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर द कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेज, दैट्स व्हाई हियर नेचुरल लॉग इज कंसीडर्ड इन प्लेस ऑफ कॉमन लॉग। कॉमन लॉग के बजाय हम लोग नेचुरल लॉग लिए, चूंकि नेचुरल लॉग में ई बेस क्या होता है, एक्सपोनेंशियल टर्म ई आता है, इसलिए हम लोग इसको लिए। एनीवे नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग बदलने के लिए भी हम पिछले क्लास में हम बताए हैं, जैसे ln x आया तो इसको हमको बराबर लिख सकते हैं, एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना होता है 2.303, तब आप log x लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर बेस 10 हो गया, यहाँ बेस e है। तो जब नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में बदलना है तो ये फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303, इसलिए इसको भी ध्यान में रखेंगे। साइड में ये सब कुछ बता रहे हैं उसको, ताकि आपको परेशानी ना हो समझने की क्यों हम ऐसा किए। तो ये माइनस ln a माइनस एक्स है। अब ये कांस्टेंट को हमको जानना है, तो कांस्टेंट जानने के लिए पिछले क्लास में बताया था कि जब भी कांस्टेंट को जानना है तो यू हैव टू रीच इन इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज, जब आप इनिशियल स्टेज में गए तो t 0 लेना होगा, तब आप क्या लेंगे, व्हेन t इक्वल 0 इनिशियल स्टेज, तब उस केस में x क्या हो जाएगा 0, यानी उसमें कुछ भी सर्टेन नंबर ऑफ मोल आपको कंज्यूम हुआ नहीं था, जस्ट रिएक्शन स्टार्टेड। तो उस केस में x यहाँ पर हम लोग 0 ले लेंगे। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 1। तो आप यहाँ रख दीजिए माइनस ln a माइनस 0 और k इंटू 0 प्लस c, यानी c बराबर माइनस ln a हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2, ये इक्वेशन 1 है, c का वैल्यू यहाँ बैठाएंगे, माइनस ln a लिख देंगे, तो माइनस ln
ए माइनस एक्स इक्वल के टी माइनस एल एन ए हो गया। तो इसको इधर ले जाइए तो माइनस से प्लस हो जाएगा, के टी उधर आ जाएगा। चलिए अब ये आ गया फाइनली एकदम, एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स हो गया, ये वाला टर्म इधर ले आए इक्वल के टी हो गया। तो अब लॉगरिथम में भी एक चीज जान लीजिए, log of product of two term a into b that is equal to summation of individual logarithm, यानी log a plus log b करके लिखते हैं, और डिवीजन रहेगा log a by b, तो that is equal to subtraction of individual log a minus log b। ये भी ध्यान में रखना है, ये भी आपको काम आता रहेगा, इसलिए इस सब फॉर्मेट को जानना है। ये अलजेब्रिक रिलेशन सब है। तो आपको देखिए इस फॉर्मेट में है log a माइनस log b बराबर log a बाय b, तो उसी फॉर्मेट में है, तो हम एक साथ इसको ln a बाय a माइनस x लिख सकते हैं। ठीक है, और उधर आपका क्या हो गया, के टी हो गया। ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया आपका फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसको नेचुरल लॉग में से कॉमन लॉग में लाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2.303, तब लॉग हो गया a बाय a माइनस एक्स इक्वल के टी। तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल में हम लोग इसी रिलेशन को लेके चलते हैं। तो t इक्वल क्या हो गया, 2.303 बाय के लॉग a बाय a माइनस एक्स, यानी आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये टी टाइम में कंसंट्रेशन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, दूसरे वे में यदि हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आर नॉट कर सकते हैं इसमें, और इसको हम आर टी के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन के रूप में, तो के टी इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, के टी इक्वल 2.303 और log a बाय a माइनस एक्स, या इसी फॉर्म वाला लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आर नॉट बाय आर टी के रूप में लिख लीजिए। इसको इधर ले आइए तो के टी बाय क्या हो जाएगा, 2.303 इक्वल log आर नॉट बाय आर टी। तो देखो वेरिएबल टर्म ये है टी, और इधर आपका टी है टाइम, के तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट टर्म है टी। तो आप यहां से मैच कराइए, ये y मान लीजिए, लेंगे इसको y, तो इधर में देखिए क्या है आपका, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं k बाय 2.303 और t। तो देखिए अब यहाँ पर c लिख सकते हैं। तो अब देखिए y इक्वल ये mx आ गया, t के जगह में x वेरिएबल टर्म है, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और कांस्टेंट तो 0 है यहाँ पर अभी। तो देखिए ये भी स्टेट, जब ग्राफ प्लॉट करेंगे लॉगरिथम आर नॉट बाय आर टी और आपका टाइम के साथ, तब आपका स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो यहाँ भी कुछ ग्राफ है, इसको ध्यान में रखिए। तो पहले थोड़ा हम हाफ लाइफ पीरियड का भी चर्चा कर देते हैं इसमें साथ साथ। तो आपको जब हाफ लाइफ पीरियड एक्सप्रेशन आएगा तो आपको यहाँ से चलना होगा, ये वाला या ए वाला, दोनों एक ही चीज़ है, इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, दोनों एक ही बात है। यहाँ ए बाय ए माइनस एक्स के रूप में लिखा है, यहाँ पर रिएक्टेंट के रूप में इनिशियल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन इन टी टाइम इंटरवल में है, दोनों एक ही चीज़ है। तो चलिए अभी हम एक एक्सप्रेशन इसी में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर इसी को पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अक्सर पूछता रहा है, तो इसलिए आप क्वेश्चन के रूप में भी लिख सकते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ये क्वेश्चन आया, डिराइव करना है, तो आपको मैं बोला था कि स्टार्टिंग में नहीं चलना है, फर्स्ट ऑर्डर का जो रिलेशन है वहां से चलना है। और हाफ लाइफ पीरियड तो आपको डेफिनेशन बता चुका है, बता चुका हूं, इट इज रिक्वायर्ड पीरियड अप टू विच इनिशियल अमाउंट रिड्यूस बाय हाफ। मैंने जो स्टार्टिंग में लिए थे, जैसे 5 मोल लिया, उसको हाफ होने यानी 2.5 जैसे हुआ, इसमें जो भी टाइम लिया 20 मिनट लिया तो हाफ लाइफ पीरियड 20 होगा। या आपको 2.5 से जब आधा होने में जो समय लगेगा
वो हाफ लाइफ पीरियड हुआ। माने जो भी स्टार्टिंग में अमाउंट लिए और उसको हाफ में रिड्यूस करने में जो आपका अमाउंट टाइम लगा उसी को हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो ये डिराइव करना है हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम यहाँ लिखेंगे एज वी नो एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डायरेक्ट आप फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन लिखिए, T इक्वल 2.303 बाय के लॉग A बाय A माइनस एक्स। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर हाफ लाइफ जानना है, मतलब T जब तुम्हारा T हाफ हो जाएगा तब नेचुरली जो आपका x जो है T टाइम इंटरवल में वो x किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल का हाफ हो जाएगा। तो इनिशियल आप यहाँ पर A लिए हैं तो यहाँ A/2 हो गया। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो हाफ लाइफ पीरियड हो जाएगा T हाफ इक्वल कितना, देखो शॉर्ट एक्सप्रेशन है, तुरंत हो जाता है, 2 मार्क्स का जब भी आएगा तो log A बाय A माइनस A/2। तो A माइनस A/2 मैंने A/2, A कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा। तो यही रिलेशन क्या आ गया, 2.303 बाय K और log 2 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर T हाफ इक्वल क्या हो गया, 2.303 और log 2 का वैल्यू होता है 0.30103 आपका, और K आ गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 बाय K आ गया। तो देखिए यही है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड। तो आप यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं आया, K तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है 0.693। यानी हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स द कंसंट्रेशन, मीन्स इट्स हाफ लाइफ पीरियड डजंट डिपेंड्स अपॉन इट्स कंसंट्रेशन। अमाउंट चाहे जो भी है उसका हाफ होने में उतना ही समय लगेगा। थोड़ा देर के लिए इसको समझिए, मान लो इनिशियल अमाउंट 5 मोल लिया था, अब 5 मोल से इसको आधा होने में मान लो इसको 20 सेकेंड लगा, फिर 2.5 को आधा होने यानी 1.25 होने में फिर 20 सेकेंड ही लगेगा। ऐसा नहीं कि ये अमाउंट घट गया तो इसका हाफ होने में ज़्यादा समय लगेगा या कम समय लगेगा, वो हमेशा आएगा। जैसे 1.25 का 0.625 आएगा इसका हाफ, तो उसमें भी आपको 20 सेकेंड लगेगा। 1.25 से 0.625 होने में आपका 20 सेकेंड लगेगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यदि किसी न्यूमेरिकल्स में हाफ लाइफ पीरियड दिया है तो रेट कांस्टेंट जान सकते हैं। यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन टर्म है, रेट कांस्टेंट है, हाफ लाइफ ये टाइम है। तो इसमें टाइम, कंसंट्रेशन और के, ये 3 में 2 टर्म दिया रहेगा। तीसरा चीज़ तो पूछता है कितना इजी है न्यूमेरिकल, तो आगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसमें से जान लीजिए केमिकल काइनेटिक्स में कितने तरह का न्यूमेरिकल है, उसका पैटर्न पहले फॉलो कीजिए, और हर पैटर्न का न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका खाली आप समझ लीजिए। तो बाकी तो बोर्ड में आप निश्चिंत रहेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा हम बना लेंगे न्यूमेरिकल इसका। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो चलते हैं थोड़ा सा ग्राफ इसका भी हम प्लॉट कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर का। तो डेरिवेशन तो कंप्लीट हो गया, रिलेशन भी मालूम हो गया आपका। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम ग्राफ हम प्लॉट, एक तो हुआ कंसंट्रेशन का एक्सिस है किसी भी रिएक्शन का, और यहाँ टाइम ले लेंगे एक्सिस, तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ये हुआ, ये कभी जीरो होगा ही नहीं, ये कट नहीं करेगा। ठीक है, अब एक हम ग्राफ लेते हैं जब हम हाफ लाइफ पीरियड लेते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, और इसमें आपको इनिशियल कंसंट्रेशन लिए हैं, जो भी लेंगे 5, 10 जो भी आएंगे। तो अभी आपको क्या बोले, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड फिक्स होता है, चाहे अमाउंट जो भी है। तो जब ये कंसंट्रेशन बढ़े या घटे उससे मतलब नहीं है, हाफ लाइफ पीरियड उतना ही आएगा। तो इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा, एकदम सीधा आएगा इस तरह से। तो ये आपका हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में जब ग्राफ इस तरह आएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर का केस में आ गया। अब मान लीजिए हम इसका ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अभी रिलेशन तुम्हारा आया था T इक्वल तुम्हारा 2.303 बाय K एंड लॉग R नॉट बाय RT या A बाय A माइनस एक्स, जो भी लिखेंगे। इसको इधर ले जाओ K T, और इसको इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो लॉग R नॉट बाय RT हुआ ना। तो अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल टर्म तो ये है, और
इसमें आपका है कि टाइम बढ़ेगा तो आपका टी बढ़ेगा, तो ये घटेगा आपका, मैंने ये भी बढ़ता जाएगा, एक का बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, डिनोमिनेटर 1 और लॉगरिथम है, जितना ये छोटा से डिवाइड करेगा ये वैल्यू उतना ही बड़ा होगा। यानी आपका ऐसे समझिए, जैसे ये कंसंट्रेशन टी टाइम लिखा है, मतलब क्या, आपको सर्टेन टाइम में मान लीजिए 5 मोल हुआ, तो मान लो कि 5 मिनट में आपका इसका 6 मोल पर लीटर है कंसंट्रेशन। अगला आपको 8 मिनट में 6 तो नहीं रहेगा, कम हो जाएगा ना। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। डिनोमिनेटर में जो घटेगा तो फिर ये वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इसके टाइम बढ़ने से, ये टाइम बढ़ाने से इसका कंसंट्रेशन घटेगा, लेकिन एज ए नीचे है इसलिए ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ जो प्लॉट होगा आपको इस तरह से आएगा। तो यहां से आप ले लीजिए इसका log R0 बाय RT और यहां पर टाइम ले लीजिए। तो इसमें ग्राफ आपको इस तरह से आएगा। जैसे जैसे बढ़ाएगा ये टाइम बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अभी वो समझा रहे थे, मैथमेटिकली समझिए, ये टाइम बढ़ रहा है मतलब इसका कंसंट्रेशन घट रहा है, ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ ग्राफ इस तरह से आया है, कैसे आया है। अब इसका स्लोप आपको यदि पूछ देगा, इस तरह से ग्राफ दिया, अभी इस बार आया था ना, मान लो ये भी हमको फर्स्ट ऑर्डर में इस तरह ग्राफ दिया और उसमें पूछ दिया स्लोप क्या है, तो अभी आप यहाँ पर इक्वेट कीजिए, ये हो गया y वेरिएबल टर्म और ये हो गया mx। तो y इक्वल mx स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करता है, देखो ये स्ट्रेट लाइन है। अब इसको इक्वेट कीजिए, यहाँ पर टर्म ये है तो ये वाला टर्म है m के जगह में, तो यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, उसमें k बाई 2.303 आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर में आपका ये टर्म आ जाएगा। अब इसी में आपका हम दूसरा ग्राफ लेते हैं कि सपोज हमारा ग्राफ प्लॉट किया गया टाइम वर्सेस यहाँ पर log RT ले रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ उल्टा अब हो गया, सिर्फ log RT ले रहे हैं, R0 बाय RT नहीं ले रहे हैं। तब ये टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो घटेगा, कंसंट्रेशन घटेगा ना, तो आपका इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं इसका वैल्यू आपको कैसे करेंगे। जैसे ये इसी को थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, t इक्वल 2.303 बाय k। तो log R0 बाय RT रिलेशन से आया है, RT को ऊपर कर दीजिए, चूंकि डिनोमिनेटर में है तो ऊपर, और इसको नीचे कर दीजिए। जैसे इसको चेंज करेंगे तो साइन यहाँ चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कर दो और log ये हो जाएगा RT बाय R0 हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, ये RT हो गया, ये नेगेटिव है, तो t इक्वल क्या हो जाएगा, ये माइनस 2.303 बाय k। इतना टर्म आपका हो गया m के जगह में, ये हो गया y और ये हो गया mx, ठीक है। तब आपका इसमें स्लोप यदि पूछेगा आप कि स्लोप क्या है इसका, तो आपको क्या लिखना होगा, माइनस के बाय 2.303। देखिए यहाँ पर आपका माइनस टर्म आ रहा है ना, तो ये इस केस में तो बहुत बारीकी से इसका अध्ययन करना है। ऐसा नहीं कि मैंने, देखिए उस केस में log R0 बाय RT लिए तब स्लोप k बाय 2.303 है। जैसे उस वक्त हम जीरो ऑर्डर में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साथ लिया था, तो एक के साथ स्लोप k आया था और दूसरा में माइनस k आया था। यहाँ पर देखिए आपका यदि ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन लॉगरिथम ऑफ RT एंड टाइम, तब वहाँ पर स्लोप माइनस k बाय 2.303। यदि भूल जाते हैं तो ये रिलेशन ही आपको बताएगा क्या आएगा। रिलेशन को आपको y इक्वल mx से आप इसको इक्वेट कीजिए, ग्रेडियंट को, m यहाँ ग्रेडियंट है, स्लोप है, उसको इक्वेट कीजिए रिलेशन से, आपको अपने बता देगा, इसलिए कोई रटने की भी जरूरत नहीं है। तो ये ग्राफ इतना हो गया रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो ये रिलेशन है हम बहुत फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं,
वॉल्यूम के टर्म में, प्रेशर के टर्म में, रोटेशन के टर्म में, डिसइंटीग्रेशन के टर्म में। तो अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग अलग अलग लेकिन रिलेशन यही है। और यदि इसका न्यूमेरिकल सॉल्व यहाँ कर लिए तो आपका फिजिक्स में, आपका मॉडर्न फिजिक्स में आपका है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी भी आपको जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होता है, ऑल दैट कम्स अंडर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो नेचुरली यहाँ जो फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन है वहाँ भी वही आएगा रिलेशन। फर्क है यहाँ रेट कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ पर हम लोग डी के कांस्टेंट लैम्डा से करते हैं, अंतर यही है। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड हाउ द न्यूमेरिकल विल बी सॉल्व फॉर डिफरेंट पैटर्न। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर दैट।